तो आज हम लोग को पढ़ना है कि हमारा जो शरीर है वो कितने जर्म लेयर से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर जो है 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है। तो 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है। तो उसमें पहला जो जर्म लेयर है वो है एक्टोडर्म। क्या है? पहला जर्म लेयर को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। और दूसरा जो जर्म लेयर है उसे क्या कहेंगे? मीसोडर्म कहेंगे। मीसोडर्म। और एक तीसरा जो जर्म लेयर है उसे क्या कहेंगे? तो एंडोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म मतलब हुआ बाहरी, और मीसोडर्म मतलब बीच वाला, और एंडोडर्म मतलब अंदर वाला। तो एक्टोडर्म के अंदर क्या क्या आता है? मतलब बाहरी जो जर्म लेयर है उसके अंदर क्या क्या आएगा? तो उसके अंतर्गत आएगा आपका स्किन। स्किन होगा एक्टोडर्म के अंतर्गत। फिर आपका न्यूरॉन हो जाएगा एक्टोडर्म के अंतर्गत, न्यूरॉन। और उसके साथ साथ आपका क्या आ जाएगा? तो पिगमेंट सेल आएगा। पिगमेंट सेल भी आपका एक्टोडर्म के अंतर्गत ही आएगा। पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल मतलब कलर देने वाली कोशिका। अब इसमें क्या है कि मीसोडर्म जो है, मीसोडर्म जो मध्य वाले जर्म लेयर है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आएगा स्केलेटन। मीसोडर्म जो है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो स्केलेटल मसल आएगा। स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब क्या? कंकालीय मसल आएगा। फिर स्मूथ मसल आएगा इसके अंतर्गत, मीसोडर्म के अंतर्गत। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आएगा। और स्मूथ मतलब चिकनी मसल। स्केलेटल मतलब कंकालीय मसल। और यहाँ फिर इसके साथ आएगा कार्डियक मसल। क्या आएगा? कार्डियक मसल आएगा। कार्डियक। कार्डियक मसल आएगा। कार्डियक मसल, तो कार्डियक मतलब क्या? हृदय वाला मसल आएगा। और उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल आरबीसी आएगा मीसोडर्म के अंतर्गत। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल आएगा मीसोडर्म जर्म लेयर के अंतर्गत। आरबीसी भी आएगा। फिर उसके बाद आएगा ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी। क्या आएगा? ट्यूब्यूल। TUBUL ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी। किडनी का जो ट्यूब्यूल सेल है वो भी मीसोडर्म जर्म लेयर के अंतर्गत आता है। अब इसमें जानना है कि एंडोडर्म जर्म लेयर है उसके अंतर्गत क्या 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 आता है। तो एंडोडर्म जर्म लेयर जो है उसके अंतर्गत आपको आएगा पैनक्रियास सेल। क्या आएगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास मतलब क्या होता है? अग्नाशय होता है। मतलब अग्नाशयी कोशिका आएगा। अग्नाशयी कोशिका आएगा। उसके साथ साथ क्या आएगा? तो एल्वियोलर सेल ऑफ लंग्स। क्या आएगा? एल्वियोलर। एल्वियो एल्वी एल्वियोलर सेल ऑफ लंग्स। एल एल्वियोलर सेल ऑफ लंग्स आएगा। और उसके साथ साथ थायराइड सेल आएगा। थायराइड। थायराइड सेल। थायराइड सेल मतलब अप टू कोशिकाएं आएगा। थायराइड सेल का थायराइड का हिंदी क्या होता है? अप टू होता है। तो अप टू सेल अप टू कोशिकाएं आएगा। और एल्वियोलर सेल ऑफ लंग्स मतलब फेफड़ा वाला जो एल्वियोलर कोशिका होता है वो आएगा। अब पैनक्रियास सेल मतलब अग्नाशयी कोशिकाएं आएगा। तो ये सभी था जर्म लेयर की। एक्टोडर्म के अंतर्गत स्किन, न्यूरॉन, पिगमेंट सेल आता है मतलब कलर देने वाला कोशिकाएं आता है। और मीसोडर्म के अंतर्गत स्केलेटल मसल, उसके साथ साथ स्मूथ मसल। स्केलेटल मतलब कंकालीय मसल और स्मूथ मसल।
मतलब चिकना मसल, और कार्डियक मतलब हृदय वाला मसल, आरबीसी रेड ब्लड सेल भी आता है, और ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी, किडनी का जो ट्यूब्यूल सेल कोशिका होता है, किडनी का जो ट्यूब्यूल कोशिका आता है वो भी आता है मेसोडर्म के अंतर्गत। और एंडोडर्म के अंतर्गत पेनक्रियास सेल आएगा, मतलब अग्नाशयी कोशिका, और फेफड़ा का जो एल्वियोलर कोशिका होता है वो आएगा, और थायराइड को सेल मतलब अप टू कोशिकाएं आएगा इसके अंतर्गत, तो एंडोडर्म जर्म लेयर के अंतर्गत। अब हम लोग ह्यूमन ब्लड में आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है। ह्यूमन ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है। तो दो पार्ट में बांटा गया है, तो पहला तो इसका लिक्विड पार्ट, मतलब लिक्विड पार्ट मतलब तरलीय भाग में बांटा गया है। तो लिक्विड पार्ट में क्या आता है, तो प्लाज्मा आएगा। लिक्विड पार्ट में आएगा पहला प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो ह्यूमन ब्लड में कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। और दूसरा है जो कि ब्लड सेल्स, ब्लड, दूसरा भाग क्या है, ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाएं। तो ह्यूमन ब्लड को दो भाग में बांटा गया, एक लिक्विड पार्ट मतलब तरलीय भाग में, और दूसरा ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाएं के रूप में। तो ये प्लाज्मा लिक्विड तरलीय भाग में आएगा, प्लाज्मा 55% होता है, और रक्त कोशिकाएं में आएगा रक्त कोशिकाएं हैं जो 45% होता है, 45% होता है रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं में क्या क्या आता है, तो ये जानना है। तो रक्त कोशिकाएं में जो जो आएगा उसको देखिए। तो पहला आ जाएगा रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाएं के अंतर्गत पहला आएगा आरबीसी, और दूसरा आएगा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या, तो प्लेटलेट आएगा। तीसरा प्लेटलेट हो जाएगा, प्लेटलेट। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट मतलब उसका हिंदी में बिम्बाणु कहेंगे, और आरबीसी रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये आरबीसी जो है ब्लड सेल के अंतर्गत 99% पाया जाता है। कितना पाया जाएगा, तो 99% में आरबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट का हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का हिंदी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये दोनों मिलकर 1% रहता है। तो ह्यूमन ब्लड को दो भाग में बांटा गया है, पहला लिक्विड पार्ट में, दूसरा ब्लड सेल में। लिक्विड पार्ट मतलब तरलीय भाग, ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाएं। तो लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है जो कि हमारे शरीर में 55% होता है। पूरे ब्लड का, पूरा जो ब्लड होता है उसमें उस ब्लड का 55% होता है। और ब्लड सेल में जो होता है रक्त कोशिकाएं जो होता है 45% होता है। उसमें रक्त कोशिकाएं अब है जो कि तीन भाग में, तो पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। तो आरबीसी 99% होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिलकर 1% होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, जो कि ह्यूमन ब्लड में कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। तो पहले पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में जो कि ह्यूमन ब्लड में 55% होता है, 55% होता है। और प्लाज्मा जो क्या है, तो लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट मतलब तरलीय भाग है प्लाज्मा। अब इसका प्लाज्मा का जो है कलर, तो कलर इसका किस, प्लाज्मा का कलर क्या है, तो प्लाज्मा का कलर है जो लाइट येलो है, लाइट येलो, लाइट येलो। लाइट येलो के मतलब क्या हुआ, हल्का पीला। तो प्लाज्मा का कलर लाइट येलो है मतलब हल्का पीला है। तो प्लाज्मा का कलर जो लाइट येलो है, यह किसके वजह से होता है, मतलब किस वर्णक के वजह से होता है। तो प्लाज्मा का जो कलर लाइट येलो होता है, यह बिलरुबिन, बिल बिलीरुबिन बिलीरुबिन नामक पिगमेंट होता है, उसी के वजह से प्लाज्मा का कलर लाइट येलो होता है मतलब हल्का पीला होता है। अब पूछेगा कि बिलीरुबिन को कौन बनाता है, तो बिलीरुबिन पिगमेंट जो है उसको लीवर बनाता है। कौन बनाता है, इसको लीवर बनाता है।
लीवर मतलब यकृत बनाता है बिलीरुबिन पिगमेंट को। अब यही है कि पूछ लिया कि बिलीरुबिन, जैसे क्या होता है कि किसी के शरीर में बिलीरुबिन बिलीरुबिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है, आदि जो ज़्यादा हो गया, एक्सेस, जैसे एक्सेस मतलब ज़्यादा, अगर जो ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, किसी के शरीर में यदि जो बिलीरुबिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस के मतलब हिंदी में पीलिया कहते हैं, उसको पीलिया हो जाएगा, उसका आँख उख शरीर उरीर थोड़ा पीला दिखाई देगा। तब जब बिलीरुबिन पिगमेंट उसके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तब उसको जॉन्डिस हो जाएगा। शरीर में नहीं, मतलब खून में ज़्यादा हो जाएगा बिलीरुबिन पिगमेंट, तब उसे जॉन्डिस हो जाएगा। अब है प्लाज्मा के घटक, कि प्लाज्मा बनता है किससे किससे। तो प्लाज्मा के घटक मतलब प्लाज्मा है जो कि बनता है किससे किससे। प्लाज्मा प्लाज्मा बनता है किससे किससे। तो प्लाज्मा में है जो कि प्लाज्मा बनने का पहला भाग है जो कि किससे बनेगा। तो प्लाज्मा बनता है पानी से। किससे बनता है, पानी से। पानी जो कि प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है, तो 90 से 92% पानी होता है प्लाज्मा में। और बाकी जो है 7 से 8% वो प्रोटीन से बनता है। प्लाज्मा 7 से 8% प्रोटीन से बनता है। प्लाज्मा बनता है किससे किससे, पानी से। तो पानी कितना होता है, तो 90 से 92% होता है। और दूसरा किससे बनता है, तो प्रोटीन से बनता है। मतलब वाटर और प्रोटीन ये दोनों मिलकर प्लाज्मा बनता है। तो प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 7 से 8% होता है। अब इसमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है ये जानना है। तो पहला होता है इसमें प्रोटीन, पहला प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है, पहला प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। और दूसरा प्रोटीन का नाम है ग्लोबू ग्लोबुलिन। क्या नाम है, ग्लोब्यूलिन। दूसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। और तीसरे प्रोटीन जो है उसका नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। और चौथा जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजेन। ये चार प्रोटीन ये चार प्रोटीन और वाटर यानी कि पानी मिलकर क्या बनता है, तो प्लाज्मा बनता है। अब है कि इसमें जानना है कि आपको जो प्रोटीन ये चारों है, ये चारों का काम क्या है। तो ये चारों प्रोटीन, पानी और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में 1% लगभग, या 1% से कम भी कह सकते हैं, इसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी होता है, और प्लस कुछ मात्रा में आयंस भी होता है प्लाज्मा में। और कुछ मात्रा में मिनरल्स भी होता है प्लाज्मा में। मिनरल्स मतलब खनिज। आयंस तो आयंस ही हुआ, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही हुआ। और कुछ मात्रा में मिनरल्स होता है मतलब खनिज होता है। और कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब क्या, इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसमें प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा किससे किससे बनता है, पानी से जो कि होता है 90 से 92%। प्रोटीन से, प्रोटीन के कितना मतलब कितना प्रोटीन होता है, तो 4 प्रोटीन होता है, जो कितना से कितना परसेंट, तो 7 से 8%। और कुछ मात्रा में ग्लूकोज आयंस प्लस मिनरल मतलब खनिज प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। इतने चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा बनता है। अब है कि इसमें प्लाज्मा का काम क्या है, तो उसके बारे में जानना है। तो प्लाज्मा का काम क्या है, तो प्लाज्मा के काम क्या है, तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा।
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है। तो पहला इसमें क्या होगा कि पहला कार्य है प्लाज्मा का ऑस्मो रेगुलेशन। पहला काम क्या है प्लाज्मा का ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ तो बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल। ऑस्मो रेगुलेशन काम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स मतलब ऑस्मो रेगुलेशन जो काम है इसमें प्लाज्मा का काम ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करेगा प्लाज्मा कि आयंस और मिनरल्स मतलब आयन और खनिजों का संतुलन बनाए रखेगा। तो संतुलन बनाए रखेगा तो ये मतलब कौन सा प्रोटीन काम करे ये ऐसा काम मतलब कौन सा प्रोटीन करेगा तो ये करेगा एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ तो बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड मिनरल्स मतलब आयन और खनिजों का संतुलन बनाकर रखेगा। कौन सा प्रोटीन तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब दूसरा काम क्या है इसका तो दूसरा काम है एंटीबॉडीज का हिंदी में क्या कहेंगे तो प्रतिरक्षी। मतलब दूसरा काम है इसका एंटीबॉडीज बनाना मतलब प्रतिरक्षी बनाना प्लाज्मा का। तो प्रतिरक्षी कौन बनाएगा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन बनाएगा तो प्रतिरक्षी बनाएगा ग्लोब्यूलिन। प्रतिरक्षी बनाएगा प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज मतलब हिंदी में हुआ प्रतिरक्षी तो एंटीबॉडीज कौन सा प्रोटीन बनाएगा प्लाज्मा में तो ग्लोब्यूलिन बनाएगा या फिर हिंदी में कह सकते हैं प्रतिरक्षी कौन बनाएगा तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। तो एंटीबॉडीज मतलब हमारे शरीर में होने से क्या होता है इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। क्या क्या होता है इम्यूनिटी बढ़ता है एंटीबॉडीज के होने से। तो एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा ही बनाता है किसके सहायता से तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के सहायता से। अब तीसरा काम क्या है प्लाज्मा का तो तीसरा काम है ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का कौन जमाएगा प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन तो रक्त का थक्का जमाएगा थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये दोनों का काम समान है मतलब दोनों का काम एक ही है ब्लड क्लोटिंग है। थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है प्लाज्मा में तो ये दोनों का काम समान है ब्लड क्लोटिंग। लेकिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आयंस और खनिज का संतुलन बनाए रखना ये एल्ब्यूमिन का काम है। और एंटीबॉडीज बनाना किसका काम है तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है उसका काम है एंटीबॉडीज बनाना मतलब प्रतिरक्षी बनाना। एंटीबॉडीज बनता है तभी मानव के शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और ब्लड क्लोटिंग किसका काम है तो थ्रोम्बिन प्रोटीन का और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। तो इसमें क्या है कि मुख्य प्रोटीन जो है कौन है तो फाइब्रिनोजन ही है। ये है मेन प्रोटीन मेन प्रोटीन कौन होता है तो फाइब्रिनोजन होता है। मतलब ऑप्शन में अगर जो क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन में अगर फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन दोनों दिया रहेगा तो मारना है पहले आंसर फाइब्रिनोजन के क्योंकि ह्यूमन ब्लड में मुख्य रूप से प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का ही काम होता है रक्त का थक्का जमाना। और आदि जो ऑप्शन में दोनों दे दिया है
मतलब ए एंड बी कर कर, तो ए एंड बी वाला भी ऑप्शन में, अगर जो डी में दे दिया ए एंड बी दोनों, तो ए एंड बी दोनों मारना है, लेकिन मुख्य रूप से मेन प्रोटीन होता है जो फाइब्रिनोजेन ही होता है। अब चौथा काम है प्लाज्मा का, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट, रिमूवल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। चौथा काम है प्लाज्मा का रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों को हटाने का काम करेगा। नाइट्रोजेनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम भी प्लाज्मा करेगा। मतलब हिंदी में कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त, क्या कह सकते हैं, हिंदी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करता है कौन, तो प्लाज्मा। तो चौथा काम हुआ। अब पांचवा काम प्लाज्मा का क्या है, तो प्लाज्मा का काम है पांचवा, पीएच जो वैल्यू होता है उसका संतुलन बनाए रखना। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं इट मेंटेन दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब मानव रक्त का जो पीएच मान होता है उसको संतुलन बनाए रखता है। तो रक्त के पीएच मान पर संतुलन बनाना भी किसका काम है, तो प्लाज्मा का काम है। अब एक नोट में लिखेंगे प्लाज्मा के कितने काम हैं, तो 5 काम हैं। रक्त का पीएच मान है उसको भी संतुलन बनाना किसका काम है, तो प्लाज्मा का ही काम है, रक्त के पीएच मान का संतुलन बनाना। अब है नोट में लिखना है कि ब्लड माइनस आरबीसी, यदि जो खून है और खून में से हम लोग आरबीसी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ब्लड माइनस आरबीसी बराबर प्लाज्मा, मतलब ब्लड में से आरबीसी निकालने पर क्या बचेगा, तो प्लाज्मा। और यदि जो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन मतलब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है, यदि जो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देंगे तब बचेगा सीरम। क्या बचेगा, सीरम बचेगा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देंगे तो सीरम बचेगा। यदि जो पूछेगा कि प्लाज्मा में आरबीसी होता है, तब बोलना है नहीं, तब क्या बोलना है, नहीं होता है प्लाज्मा में आरबीसी। लेकिन हाँ, यदि जो पूछेगा कि प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, तब बोलना है हाँ, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो क्वांटिटी तो क्वांटिटी में क्या है कि आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है। आरबीसी जो है क्या सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, इससे कम प्लेटलेट होता है। आरबीसी से कम प्लेटलेट होता है और प्लेटलेट से भी कम डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, आरबीसी से कम प्लेटलेट होगा और प्लेटलेट से भी कम डब्ल्यूबीसी होगा। अब बात है कि आरबीसी होता है कितना, तो मिलियंस में होता है। क्या होता है, आरबीसी जो है मिलियंस में होता है। और ब्लड का कितना भाग होता है, तो 99% भाग होता है आरबीसी। और प्लेटलेट जो है ये लाख में होता है, किस में होता है, लाख में।
और ये WBC है, ये 1000 में होता है, मतलब 1000 में होता है। 1000 में होता है मतलब 1000 में होता है WBC। और ये प्लेटलेट और WBC मिलकर रक्त का 1% होता है, लेकिन RBC है जो अकेला 99% होता है और मिलियन में होता है। मतलब RBC को मेन ब्लड ऑफ सेल कह सकते हैं। आरबीसी को मेन आरबीसी को मेन ब्लड सेल कह सकते हैं। मेन ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिका का मुख्य क्या होता है, तो RBC होता है। रक्त कोशिका में मुख्य क्या होता है, तो RBC होता है। मतलब सबसे ज़्यादा है तो मुख्य यही होगा, क्योंकि 99% होता है और मिलियंस में होता है। लेकिन प्लेटलेट है जो लाख में होता है, और WBC 1000 में, लेकिन वो दोनों मिलकर 1% होता है। अब है कि RBC की डिस्कवरी कौन किया था, डिस्कवरी कौन किए, मतलब खोज कौन किए RBC की। तो RBC की डिस्कवरी यानी कि खोज किए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन खोज किए थे RBC के, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक RBC के खोज किए थे, डिस्कवरी किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब क्वांटिटी में अलग अलग पूछा जाए, जैसे कि मेल में RBC कितना होता है, मेल में। तो मेल में RBC कितना होगा, ये आपसे पूछेगा। तो मेल में होगा 5 से 5.5। कितना होगा, 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन पर 100 मिलीलीटर एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। मेल में कितना होगा RBC, तो 5 से 5.5 मिलियन पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। अब यही यदि जो फीमेल में पूछ लिया कि फीमेल में RBC कितना होता है, तो फीमेल में RBC होगा 4 से 4.5, 4 से 4.5 मिलियन पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। अब ये पूछा कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, मतलब फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का निर्माण होता है बोन मैरो में। RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब क्या, अस्थि मज्जा में RBC बनता है। अब एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो मतलब क्या हुआ, भ्रूण। तो भ्रूण में पूछेगा कि RBC कहाँ बनता है, तो जब भ्रूण में ब्लड जो है वही बनता है लीवर में। भ्रूण में ब्लड बनता है लीवर में, और जब ब्लड बनेगा भ्रूण में लीवर में, तो ब्लड में RBC पाया जाता है, ब्लड में RBC होता है। तो RBC भी तो लीवर में ही बनेगा। ब्लड ही जब लीवर में बनता है भ्रूण में, भ्रूण जब बच्चा जब गर्भ में होता है, तब वो गर्भ में होता है तो उसमें ब्लड बनता है, उसका ब्लड बनता है लीवर में। अब ब्लड में होता है RBC, तो RBC भी बनता है लीवर में कह सकते हैं। तो इसीलिए भ्रूण में RBC कहाँ बनता है, तो लीवर में। अब है कि इसका लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल जो है, लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल, तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 डेज। लेकिन यदि जो रेंज में पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं 60 से 120
डेज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 60 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो आरबीसी का मृत्यु जो है, डेथ, आरबीसी का डेथ कहाँ होता है? तो स्प्लीन। कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। आरबीसी का डेथ यानी कि मृत्यु कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। इसको हिंदी में हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। हिंदी में कैसे? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और स्प्लीन में तो होता ही है डेथ, इसके साथ साथ मतलब थोड़ा बहुत मात्रा में लीवर में भी होता है। थोड़ा बहुत मात्रा में आरबीसी का मृत्यु लीवर में भी होता है। तो मतलब अगर जो ऑप्शन में स्प्लीन और लीवर दोनों दिया रहा, मतलब प्लीहा और तिल्ली, स्प्लीन का ही हिंदी होता है प्लीहा भी और तिल्ली भी। तो ज़्यादातर आरबीसी का मृत्यु होता है स्प्लीन में, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में